Hello students, today we are going to deal with the interdependence of species in a biotic community. पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी का कुछ भाग पढ़ा। आज हम एक कम्युनिटी में अलग अलग जो स्पीशीज़ रहती हैं उनका आपस में किस प्रकार से एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती है इसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं कि एक्चुअली इकोलॉजी है क्या। बायोलॉजिकल लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स व उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच के रिलेशनशिप के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। सभी लिविंग थिंग्स प्रकृति एवं एक दूसरे पर सर्वाइवल हेतु निर्भर होते हैं और इसी निर्भरता को ही इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। कम्युनिटी के सभी ऑर्गेनिजम्स की प्रत्येक स्पीशीज़, चाहे वो माइक्रोब्स हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वे सभी अपने अस्तित्व व एक्टिविटीज़ के लिए न केवल फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स अपितु कम्युनिटी की दूसरी स्पीशीज़ से भी अफेक्टेड होते हैं कि वहाँ जो और दूसरी स्पीशीज़ कम्युनिटी में रह रही हैं वो एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और ये प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक कम्युनिटी के सदस्य आपस में कई प्रकार से अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस प्रदर्शित करते हैं और यह अंतर्निर्भरता कई प्रकार से हो सकती है, प्रजनन हेतु, भोजन हेतु एवं सुरक्षा हेतु। तो इसी निर्भरता को ही जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज़ इन अ बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है और आवश्यकता के अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड, रिप्रोडक्टिव इंटरडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्टिव इंटरडिपेंडेंस। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन हेतु अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड। कम्युनिटी की स्टेबिलिटी हेतु भोजन की कंटिन्यूस सप्लाई अत्यावश्यक है, क्योंकि जीवों को जीवित रहने हेतु भोजन की आवश्यकता है। उनकी वृद्धि एवं विकास हेतु भोजन ही प्रथम आवश्यकता है। तो चार्ल्स एल्टन ने कम्युनिटी को उनके फीडिंग रिलेशनशिप के आधार पर ही उसका विवरण दिया। किसी भी स्टेबल कम्युनिटी में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं एवं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और फिर कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो या तो हर्बीवोरस को और या फिर एक कार्निवोरस जो है छोटा कार्निवोरस एनिमल वो दूसरे बड़े कार्निवोरस एनिमल को खाता है। तो इस प्रकार प्रकृति में भोजन को लेकर एक कम्युनिटी में विभिन्न स्पीशीज़ के बीच में आपस में अंतर्निर्भरता रहती है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर सॉइल में हो या फिर ओशन में हो, वो उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं और यह अवशेष एवं सूर्य से प्राप्त एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी व वातावरण से उपलब्ध रॉ मटेरियल्स पुनः नई प्लांट ग्रोथ को संभव बनाते हैं। इस प्रकार जीवों की आपस में एक कड़ी बनती रहती है और यह कड़ी भोजन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है, जो कि पूर्णतः पादपों पर निर्भर होती है एवं इसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन भी कहा जाता है। एक कम्युनिटी में पाई जाने वाली सभी खाद्य श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से फूड साइकिल या फूड वेब अर्थात खाद्य जालिका कहा जाता है। तो अब इनमें सर्वप्रथम हम फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिजम्स की लीनियर सीक्वेंस जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स व एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्थानांतरित की जाती है, फूड चेन कहलाती है। किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक भिन्न ट्रॉफिक लेवल पर होता है। कोई भी कम्युनिटी जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स व डिकम्पोजर्स होते हैं, उनमें एनर्जी एक निश्चित पथ पर ही फ्लो करती है, क्योंकि हम जानते हैं ना तो एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अपितु यह एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। सभी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए फूड चेन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फूड चेन में से यदि कोई एक एलिमेंट भी हटा दिया जाए
तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाए। ये हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो है दिखाई है। इसमें हम देख रहे हैं कि पहली जो फूड चेन है इसमें प्लांट को छोटा हर्बीवोरल एनिमल खा रहा है, छोटे हर्बीवोरल एनिमल को, हर्बीवोरस एनिमल को प्रेडेटर खा रहा है। तो इस तरह से, या इसमें दूसरी तरह से श्रृंखला चलती है, तो एक पादप को हर्बीवोरस इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फिर एक छोटा प्रेडेटर खा रहा है और छोटे प्रेडेटर को फिर बड़ा प्रेडेटर खा रहा है। तो इस तरह से प्रकृति में विभिन्न प्रकार की चेन्स जो हैं वो चलती रहती हैं। इकोसिस्टम में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर पर ही होता है। इसमें सर्वप्रथम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि या तो फोटोसिंथेसिस द्वारा या कीमोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण यानी कि उसका सिंथेसिस करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ट्रॉफिक पिरामिड का बॉटम बनाते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स से ही अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स के बाद फूड पिरामिड में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ये पाए जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर से ऊपर होते हैं। और फिर इसके पश्चात आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से जो है एक पिरामिड बनता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल का, कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, या जिसको कि हम प्राइमरी कार्निवोर भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर यानी कि सेकेंडरी कार्निवोर जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है, और अंततः इनको मृत्यु पश्चात डीकम्पोजर के द्वारा डीकम्पोज कर दिया जाता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक बिल्कुल सिंपल है और दूसरी है कॉम्प्लेक्स। तो जो पहली फूड चेन है इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। इस प्रकार की फूड चेन में एनर्जी व न्यूट्रिएंट्स प्लांट से हर्बीवोर को जाते हैं और फिर हर्बीवोर से कार्निवोर या फिर ओर्निवोर को जाते हैं। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। और दूसरी है डेट्रियल फूड चेन, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोजर्स के द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोर होकर डेट्रीवर्स के द्वारा कार्निवोर्स को चला जाता है। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल या फूड वेब की। इसको हम कंज्यूमर्स रिसोर्स सिस्टम भी कहते हैं। खाद्य जाल या खाद्य चक्र भी कहा जाता है इसको। फूड वेब कम्युनिटी के डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो आपस में उलझी हुई होती हैं। प्रकृति में सामान्यतः सभी जंतुओं का एक निश्चित प्रकार का आहार होता है। मांसाहारी जीव मांस का ही भक्षण करते हैं और जो है फल फूल पत्तियों को नहीं खाते। इसी प्रकार शाकाहारी जंतु मांसाहार नहीं करते हैं, किंतु अनेक ऐसे जीव जो भी होते हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार शाकाहार या मांसाहार कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। और मनुष्य भी इसी प्रकार का सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार खाद्य चक्र जो है वो जटिल होता है। खाद्य श्रृंखला के दृष्टिकोण से कभी ये शिखर उपभोक्ता तो कभी द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मकड़ी के जाले के समान बनी होती हैं, अर्थात ये आपस में एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। तो इसको हम खाद्य जाल या फूड वेब भी कहते हैं। इस तरह से ये हमने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर हमने देखा कि किस तरह से खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, कि एक प्रोड्यूसर से लेकर और कंज्यूमर और डेट्रीवोर तक किस प्रकार एनर्जी का संचालन होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इंटरडिपेंडेंस की, यानी कि प्रजनन हेतु भी एक ही स्पीशीज़ के जीव जो हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो तो निर्भरता है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रजनन हेतु एक स्पीशीज़ के जीव दूसरे पर भी निर्भर हो सकते हैं, और इसके प्रकृति में अनेकों उदाहरण हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल,
पोलिनेटिंग एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है वो कीटों के द्वारा ही होता है और कीट किसी एक विशेष प्रजाति के पुष्पों के ही पोलन कलेक्ट करने हेतु विजिट करते हैं, क्योंकि उस पुष्प विशेष की संरचना कीट की विजिट हेतु मॉडिफाइड होती है, एडाप्टेड होती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं कि कीट के कारण पादप में प्रजनन हो पाता है और पादप की वृद्धि हो जाती है, नए जीव बनते हैं और कीट को पादप के पोलन से भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह की इंटरडिपेंडेंस पॉपुलेशन बैलेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि इस उदाहरण में हम देखें कीट मर जाएं तो पादप भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रजनन नहीं हो पाएगा। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है, बर्ड्स और मैमल्स में सीड डिस्पर्सल किस प्रकार होता है। बर्ड्स व मैमल्स द्वारा, यदि बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा सीड डिस्पर्सल न किया जाए तो प्लांट पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन रेट जो है प्रभावित होती है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स प्रकृति में जो भी सीड्स और फल फूल उपलब्ध हैं उनको खाते रहते हैं और सीड्स को खाने के दौरान एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाने से उनको नए नए जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं और वहाँ पर उनकी स्पीशीज़ जो है वो फिर से डेवलप हो पाती हैं। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण हम देखें तो कुकू अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में ले करती है और यदि क्रो सर्वाइव नहीं कर पाए तो कुकू भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका एग लेइंग का, एग को ग्रो करने का, एग को डेवलप करने का और कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से गाल वास्प नामक जो कीट है वो प्लांट विशेष के टिश्यू में अपनी एग्स को एम्बेड कर देता है उसकी एपिडर्मिस में, और जहाँ पर हैचिंग के द्वारा लार्वा उत्पन्न होते हैं और लार्वा को भोजन भी मिलता है और उसको सुरक्षा दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि वह पादप उपलब्ध ना हो तो गाल वास्प जो है वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वृद्धि उसकी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस जो है वो पॉपुलेशन में बैलेंस बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करता है और रिडक्शन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन एंटेल्स रिप्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्लांट एंड वाइस वर्सा, यानी कि यदि प्लांट्स कम हो जाएंगे तो इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंसेक्ट कम हो जाएंगे तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ वास्प जो हैं वो भी टैलेंटुलस की किल करते हैं और अपने एग्स उनमें देते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ ए कम्युनिटी आर इंटीमेटली कोरिलेटेड विद द न्यूट्रिशनल बैलेंसेस। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव इंटरडिपेंडेंस की, कि सुरक्षा हेतु जीव किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह तीसरी मुख्य प्रकार की अंतर्निर्भरता है। ग्रासलैंड फॉरेस्ट के प्लांट एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और एनिमल्स और एडवर्स वेदर से बचाते हैं। यदि प्रोटेक्शन की अपॉर्चुनिटी न मिले तो जीवों का जीवित बचना ही संभव नहीं होगा और ये एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। कि यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी जगह पर पौधों की संख्या की अपेक्षाकृत कीट अधिक हो जाएं तो सभी कीटों को शेल्टर नहीं मिलेगी, सभी कीटों को भोजन नहीं मिलेगा और पक्षी व चमगादड़ उनका शिकार कर लेंगे, तो कीटों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस प्रकार कीट कम हो जाएंगे। कीट कम होने से जो पादप हैं उनका प्रजनन नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स भी कम हो जाएंगे। अब क्योंकि कीटों की अनुपस्थिति के कारण प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में सभी स्पीशीज़ जो हैं एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वैसे अगर देखा जाए उनकी एवोल्यूशनरी पोजीशन के हिसाब से वो एक दूसरे से बहुत ही अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं, लेकिन वो कैमोफ्लेज द्वारा भी स्वयं का बचाव करती हैं और यह प्रोटेक्टिव डिवाइस कलर या बॉडी शेप दोनों में से कुछ भी या दोनों हो सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मॉथ और मिमिक्री ऑफ मॉथ एंड बटरफ्लाई इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। सामान्यतः उन्हीं स्पीशीज़ की मिमिक्री की जाती है जो स्ट्रॉन्ग हो व जिनके नेचुरल एनिमीज ना हो या कम हो। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग एनिमल्स को मिमिक करके जीव अपने आप को बचा लेता है। इंसेक्ट्स भी कैमोफ्लेज प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि लीफ इंसेक्ट, वो एक लीफ के समान संरचना होता है तो अपने शत्रु से बच जाता है, शत्रु उसको एक लीफ समझकर छोड़ देता है। इसी तरह से प्रेइंग मैंटिस जो है वो
ग्रीन थिन स्टेम के को रिजेंबल करता है, और इसी तरह से लीफ बटरफ्लाई जो है वो रिजेंबल करती है लीफ को। तो सुरक्षा के अनुकूलन जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, सामुदायिक अंतर निर्भरता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो संगोपन या छिपाव या मिमिक्री या चटकीले रंग, विषदंत, सांप के फन और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस आदि से जीव भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामुदायिक जीवन में जंतु एक दूसरे पर सुरक्षा के लिए आश्रित रहते हैं। वनस्पतियाँ मिट्टी पर खनिज पदार्थों के लिए निर्भर रहती हैं, और जो जीव मर जाते हैं उनको पुनः उपयोगी बनाने का काम जीवाणु एवं कवक करते हैं, वह इन सभी पर आश्रित रहते हैं। जीवाणु एवं कवक स्वयं भी भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भरता के इसी जाल को सामुदायिक अंतर निर्भरता कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अगला नया और लेक्चर इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।